हेलो स्टूडेंट्स, देखिए जी आज का टॉपिक तभी समझ आएगा, अभी भी मैंने बोला तभी समझ आएगा अगर आपको चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अच्छे से आती हैं तो ये आज का टॉपिक, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। ये आज का टॉपिक जो है वो टोटली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे ही डिपेंड है। वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं। यही था ना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉल्यूशन व्हिच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स। हमने पढ़ा रिलेटिव लो रिंग वेपर प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। हमने पढ़ा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया वो मोलैलिटी पे, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करते हैं। हमने पढ़ा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है पर वॉल्यूम में। ठीक है, तो हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है। ठीक है, डेफिनेशन यही थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की। लेकिन अब देखिए, अब एक प्रॉब्लम है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की कैलकुलेशन में। एक्चुअली हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने का, सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। हर एक, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसकी एग्जांपल ले लेता हूं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की। इधर लिखता हूं मैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मैं ये कह रहा हूं इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन करने के दो मेथड्स हैं, दो तरीके हैं। एक एक्सपेरिमेंटल मेथड, एक्सपेरिमेंट से निकालो, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए थर्मामीटर वगैरह यूज करके, फिर उसमें सल्यूट डालो, सोल्यूशन बनाओ, फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट निकालो थर्मामीटर वगैरह यूज करके। ठीक है, पहले बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री आ रहा था, अब 105 डिग्री आ रहा है। पहले 100 डिग्री आ रहा था, सल्यूट डाल के 105 डिग्री आ रहा था, कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? 5 बढ़ गया। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट इज 5, इट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। या एक और तरीका है, आप मोलैलिटी निकालो, कैलकुलेट करो, केबी के साथ मल्टीप्लाई करो, केबी इंटू मोलैलिटी, वो भी तो यही आएगा ना, डेल्टा टीबी। ठीक है, और केबी इंटू एम करके भी आंसर 5 ही आना चाहिए। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू 5 आई हुई है तो ये मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटेड वैल्यू भी 5 आनी चाहिए, और आती भी है। ठीक है, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर, दो तरीके हैं, एक कोई हार्टले ब्रैकले मेथड यूज कर लो, प्रॉपर प्रेशर गॉज लगा के देख लो कितना प्रेशर यूज हो रहा है, या दूसरा मेथड ये है कंसंट्रेशन निकालो, आर से मल्टीप्लाई करो, टी टेम्परेचर से मल्टीप्लाई करो, तो भी ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को सॉल्व करने के, डिटरमाइन करने के दो तरीके हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड एंड कैलकुलेटेड मेथड। लेकिन प्रॉब्लम सुनिए अब क्या है, अभी मैं हेडिंग की प्रॉब्लम बता रहा हूं, आज के टॉपिक की प्रॉब्लम क्या है, कंफ्यूजन क्या है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे सॉल्यूशंस में कैलकुलेटेड वैल्यू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के साथ मैच नहीं करती। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू एक्चुअली कुछ और आ रही है एक्सपेरिमेंट करके, और यहां से कैलकुलेट करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ और आ रही है। अगर मैं प्रॉपर थर्मामीटर वगैरह लगा के इसकी वैल्यू निकालूं तो 5 आ रही है, तो इसको मल्टीप्लाई करके भी तो आंसर 5 आना चाहिए ना। कभी कभी नहीं आता, कभी कभी, हर एक जगह ये प्रॉब्लम नहीं है। कुछ सॉल्यूशंस में कैलकुलेटेड वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम नहीं आती। ठीक है, कहीं एक जगह गड़बड़ हो जाती है। अब आप सोचो जरा कहां गड़बड़ होती होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू में या कैलकुलेटेड वैल्यू में? यस, कैलकुलेटेड वैल्यू में। एक्सपेरिमेंट तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, अगर हमें लगे गलत हो रहा तो हम रिपीट कर देते हैं। पक्का कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ हो रही होगी, हम ये मोलैलिटी ही गलत निकाल रहे होंगे। ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रही होगी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो एक्सपेरिमेंट करके, जो आप थर्मामीटर लगा के प्रॉपरली देख रहे हो, दैट इज एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, ये देखो एक एग्जांपल है NaCl की। मान लो एक NaCl का सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन में NaCl सॉल्यूट है। अगर NaCl सॉल्यूट है तो सब जानते हैं NaCl वाटर में जाते ही, एक्वा सॉल्यूशन में जाते ही ब्रेक हो जाता है 2 पार्टिकल्स में, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है जी, मतलब ये एक पार्टिकल था,
ये सोल्यूशन में जाते ही 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, ठीक है। तो बताओ हमें इसको 1 पार्टिकल मानना चाहिए या 2 पार्टिकल्स मानने चाहिए? 2 पार्टिकल्स, है ना। हमें जो कैलकुलेशन करनी है, हमने कहा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल 1 लें या 2 लें? 2 लेने चाहिए, ठीक है। और हम तो कभी ऐसा सोचते ही नहीं है, हम तो NaCl के जितने मोल्स दे रखे होते हैं वही लेते हैं, हम इस डिसोसिएशन पे तो कभी ध्यान ही नहीं देते, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ गए हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ गई है, लेकिन कैलकुलेशन में हमने ध्यान ही नहीं दिया। एक और एग्जांपल देखिए, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड वाटर में जाके एक्वस सॉल्यूशन में जाके इन पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया, मतलब अब आपको आयोनाइजेशन आनी चाहिए, आयॉन्स बनाने आने चाहिए, ठीक है। ये 1 पार्टिकल, हम कैलकुलेशन 1 के हिसाब से कर रहे थे, हम इसको 1 मोल मान के चल रहे थे, लेकिन ये सॉल्यूशन में जाके कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो गया? 3 पार्टिकल्स में, 1 कैल्शियम के आयंस, 2 क्लोराइड के आयंस, 3 पार्टिकल, ठीक है। तो हमें 1 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी चाहिए थी या 3 के हिसाब से? 3 के हिसाब से। तो हम काउंटिंग में ही गड़बड़ कर रहे हैं, हम काउंटिंग ही सही नहीं कर रहे। मान लो 100 NaCl के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और हम ये सारी कैलकुलेशन, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करते हैं, तो हम ये सारी कैलकुलेशन नंबर ऑफ सॉल्यूट 100 ही मान के चल रहे थे, लेकिन एक्चुअली तो पार्टिकल्स ब्रेक हो गए, एक्चुअली तो पार्टिकल्स डबल हो गए। 100 पार्टिकल्स ब्रेक होके 100 Na पॉजिटिव और 100 Cl नेगेटिव बन गए हैं। 1 NaCl ब्रेक होके 1 Na पॉजिटिव 1 Cl नेगेटिव, 100 NaCl ब्रेक होके 100 Na पॉजिटिव 100 Cl नेगेटिव, टोटल पार्टिकल्स 200 हो गए। तो हमें कैलकुलेशन 100 के हिसाब से करनी चाहिए या 200 के हिसाब से? 200 के हिसाब से। ये 100 पार्टिकल्स हमने लिए थे और हम इसी हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे थे, जो कि गलत कैलकुलेशन थी। एक्चुअली पार्टिकल्स कितने हो गए? 300, 100 के हिसाब से 300, तो हमें 300 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ है ये मैं आपको बता रहा हूं, फिर से सुनिए। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मॉडिफाई करना है। एक्चुअली जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, जिनमें से एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखी, हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को डिटरमाइन करने के 2 मेथड्स, 2 तरीके हैं। एक मेथड है एक्सपेरिमेंटल मेथड विच इज करेक्ट एक्चुअल मेथड, ठीक है, और दूसरा है कैलकुलेटेड मेथड, दिस मल्टीप्लाई दिस कर लो। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, प्रॉपर वेपर प्रेशर से निकाल के रिलेटिव लोअरिंग निकालो, या सीधे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। प्रॉपर फ्रीजिंग पॉइंट निकालो और चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालो, या Kf/m कर लो, ठीक है। हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालने के 2 तरीके हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड और कैलकुलेटेड मेथड से निकाली हुई वैल्यू सेम नहीं आती, ठीक है। ये राइट साइड लेफ्ट साइड सेम नहीं आ रही, ठीक है जी। इट मींस कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, और वो गड़बड़ कैलकुलेशन में है, एक्सपेरिमेंट में नहीं। कैलकुलेशन में क्या गड़बड़ है? एक्चुअली कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, तो मैं सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स की बात करूंगा। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स एक्वस सॉल्यूशन में जाके डिसोसिएट हो जाते हैं, अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। अगर उन्होंने अपना नंबर बढ़ा दिया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई, जिसका हम ध्यान ही नहीं दे रहे, ठीक है। कुछ सॉल्यूट पार्टिकल्स, जैसे कि एग्जांपल बताता हूं, C6H5COOH बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड वाटर में जाके एसोसिएट हो जाते हैं, एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। 2 बेंजोइक एसिड के मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन वो वाटर में जाके 1 बन गया, तो हमें कैलकुलेशन 2 के हिसाब से करनी चाहिए थी कि 1 के हिसाब से? 1 के हिसाब, हमें 1 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी चाहिए, ठीक है। ये चीज का हम ध्यान नहीं दे रहे, इसलिए एक्चुअल वैल्यू दैट इज एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और कैलकुलेटिव वैल्यू सेम नहीं आ रही, ठीक है। अभी मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूं, फिर उसका हल भी बताता हूं। ये प्रॉब्लम सबसे पहले ऑब्जर्व की थी वॉन हाफ ने, ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्व की थी वॉन हाफ ने। आप हेडिंग लिखो वॉन हाफ फैक्टर, हेडिंग लिखिए वॉन हाफ फैक्टर, और लिखिए उसके नीचे want of first time observe that
वांट हैव फर्स्ट टाइम, ये साइंटिस्ट का नाम है, फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व दैट इन सम सॉल्यूशंस, हर जगह ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कुछ सॉल्यूशंस में, इन सम सॉल्यूशंस, कुछ सॉल्यूशंस में एक्सपेरिमेंटल वैल्यू of colligative property is different. Experimental value of colligative property is different from the calculated value. This is due to the dissociation or association of solute particles. This is due to the dissociation or association of solute particles in solution. In solution. पैराग्राफ बना के नीचे लिखिए, पैराग्राफ बना के नीचे लिखिए, टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, we will use a factor known as want half factor I, या हम इसे आयोटा भी कहते हैं, want half factor I या आयोटा, in all equations कहा जा रहा है, अगर इस प्रॉब्लम से दूर होना है, अगर राइट साइड और लेफ्ट साइड सेम लानी है, इक्वल लानी है, तो आप हर एक इक्वेशन में एक फैक्टर यूज करो बच्चों, वांट ऑफ फैक्टर आई, या हम इसे आयोटा भी कहते हैं। इससे क्या होगा, अब इससे आपको भी डिसोसिएशन एसोसिएशन की टेंशन नहीं रहेगी। आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू लगाइए, वांट ऑफ फैक्टर यहां पे लगेगा तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल सेम इक्वल आएगी। ठीक है, मतलब अगर आपने राइट साइड लेफ्ट साइड सेम लानी है तो वांट ऑफ फैक्टर आई की वैल्यू निकालिए। मतलब आज का हमारा टॉपिक है ये आई की वैल्यू कैसे निकालनी है। आई लगा तो लेनी है वैल्यू, लेकिन आई की वैल्यू है क्या, वो वैल्यू यहां पे लगानी है, ये हमारा टॉपिक है। ठीक है, ये सब डिसोसिएशन वगैरह अभी मैं फिर से रिपीट करूंगा। ठीक है, लेकिन पहले इस आई के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये आई कैसे राइट साइड लेफ्ट साइड को ठीक कर रहा है, ये वांट ऑफ फैक्टर कैसे इस प्रॉब्लम को दूर कर रहा है। ठीक है, ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है, अगर आपने यहीं से निकालना हो ना वांट ऑफ फैक्टर आई इस इक्वेशन से, वैसे तो आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो वहां से निकाल सकते हो। मुझे एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट पसंद है तो मैंने इसकी एग्जांपल ले ली। ये सब अपान में ले जाओ, ये यहां मल्टीप्लाई में अपान में ले जाओ, तो आई आयोटा इज इक्वल टू डेल्टा टी बी अपान के बी इंटू एम। यहां से आप वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हो। देखो जरा ये क्या है, ये ऊपर क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और नीचे क्या है, कांस्टेंट इनटू मोलैरिटी। हाँ, क्या बना ये के बी इंटू एम, क्या बना के बी इंटू एम, भी तो वही है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, और नीचे के बी इंटू एम वो भी तो एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट ही था। ठीक है, लेकिन ऊपर है एक्चुअल वैल्यू, सही वैल्यू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, नीचे है कैलकुलेटेड वैल्यू जो आप कैलकुलेशन से करते थे। ठीक है, तो ये है वांट ऑफ फैक्टर निकालने का तरीका। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपान कैलकुलेटेड वैल्यू, गलत वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सही वैल्यू ऊपर लिखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, गलत वैल्यू नीचे लिखना कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, वांट ऑफ फैक्टर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको सिर्फ वांट ऑफ फैक्टर निकालने के लिए बोला जाए किसी क्वेश्चन में, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आपको दे रखी होगी, कैलकुलेटेड वैल्यू के बी इंटू एम करके कैलकुलेट आप कर लोगे,
डिवाइड कर लोगे वांट फैक्टर आ जाएगा। ये डिपेंड करता है डाटा कैसे दे रखा है। वांट फैक्टर के और भी फॉर्मूलेज हैं। वांट फैक्टर का एक और फॉर्मूला है, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, आफ्टर डिसोसिएशन oblique association upon number of solute particles, number of solute particles before dissociation, before dissociation oblique association। मतलब फिर से वही बात आ गई, एक्चुअली पार्टिकल्स कितने हैं, एक्चुअल वैल्यू ऊपर, गलत वैल्यू नीचे। वही NaCl की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। NaCl सोल्यूशन में जाके 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा था, तो हमें कैलकुलेशन 2 के हिसाब से करनी चाहिए थी या 1 के हिसाब से। एक्चुअली पार्टिकल्स 2 हैं या 1, 2, तो वांट फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू 2 ऊपर लिखो और गलत वैल्यू 1 नीचे लिखो, आपका वांट फैक्टर 2 आ जाएगा, ठीक है। फॉर NaCl सिंपल है, फॉर NaCl वांट फैक्टर इज इक्वल टू 2, क्योंकि NaCl 2 पार्टिकल्स में ब्रेक होता है। तो अगर आपका सल्यूट पार्टिकल्स NaCl है और इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व करने के लिए पूछी गई है, तो वांट फैक्टर बच्चों 2 लगाना। तो ही यहां पे 2 लगाना, फिर आगे वही मोल फ्रैक्शन वगैरह करना, यहां 2 लगाना, आगे KF इंटू M करना, आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर सल्यूट CaCl2 है तो बताओ जरा वांट फैक्टर कितना आएगा। अगर सल्यूट CaCl2 है 3, कितने पार्टिकल्स में, एक्चुअली हम इसको 1 मान के चल रहे हैं, मान के हम 1 चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये 3 पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकते हैं। 2 कैल्शियम के आयंस, सॉरी 1 कैल्शियम के आयंस, 2 क्लोराइड के आयंस, 3 वांट फैक्टर 3। इसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स भी पूछता हूं, बताओ AlCl3 के लिए वांट फैक्टर क्या होगा, 4। बहुत अच्छे, इजी है ना, ठीक है। ऐसे समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट बुक से देखोगे ना तो ये टॉपिक समझ नहीं आने वाला। और ऐसा ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते भी हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही करते हैं, पूरा यूनिट पढ़ लिया, मोलैलिटी पढ़ ली, सारी कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, फिर आपने आइडल नॉन आइडल सॉल्यूशंस पढ़ लिया, रॉल्स लॉ वगैरह पढ़ लिया, फिर सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी पढ़ ली, 4 की 4, कोई भी नहीं छोड़ी, सब पढ़ लिया, उसके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी पढ़ लिए, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, और लास्ट एक छोटा सा टॉपिक वांट फैक्टर, अब हम सोचते हैं इसको छोड़ ही देते हैं, वैसे भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन वांट फैक्टर से ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो है ही है ना, इसमें 2 टॉपिक मिक्स हो रहे हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी वांट फैक्टर भी। मतलब आपको एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट वाला क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम चांसेस आने के, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में आपको शायद उसमें वांट फैक्टर लगाना पड़ेगा। नहीं लगाओगे, नो स्टेप मार्किंग, कोई स्टेप मार्किंग नहीं होगी, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है जी। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, इस साल का नहीं, लास्ट ईयर का 2019 का क्वेश्चन है, उसमें डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन था। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट नहीं निकालना था, फ्रीजिंग पॉइंट निकालना था। फ्रीजिंग पॉइंट तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट ही निकालना है, ठीक है। फिर फ्रीजिंग पॉइंट 0 से माइनस कर लेंगे, ठीक है, फिर फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। लेकिन वहां पे क्या था, कोई हिंट नहीं दे रखा था कि वांट फैक्टर यूज होना है या नहीं होना है। बस वहां पे क्या था, जो सल्यूट था ना, वो सल्यूट ये था, लास्ट ईयर के क्वेश्चन में ये सल्यूट था, BaCl2, ठीक है। कुछ नहीं बोला था उन्होंने डिसोसिएशन होनी है, एसोसिएशन होनी है, बस बोला कि इतना सल्यूट इतने सॉल्वेंट में मिक्स हो रहा है, भाई फ्रीजिंग पॉइंट निकालो। सब बच्चों ने, मैक्सिमम बच्चों ने डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट किया, फिर फ्रीजिंग पॉइंट निकाल दिया, और एग्जामिनेशन हॉल के बाहर आके बोला हमारा पेपर फुल हुआ है। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, 0 मार्क्स, नो स्टेप मार्किंग। इस टाइप के क्वेश्चन में कोई स्टेप मार्किंग नहीं, क्योंकि इसका मेन स्टेप ही ये है कि इसमें वांट फैक्टर यूज करना था। आपको सब कुछ यही करना था, KF करना था, M करना था, लेकिन वांट फैक्टर जरूर लगाना था। बोलो इसका वांट फैक्टर कितना, 3, क्योंकि ये 3 पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहे हैं, 2 बेरियम और एक बेरियम और 2 क्लोराइड के। समझ आया वांट फैक्टर कैसे यूज करने, समझ आया, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, पक्का।
एक लास्ट क्वेश्चन और मैं पूछता हूं आपको, ये भी एक कंप्यूटर एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वांट ऑफ फैक्टर आई निकालना था एल्युमिनियम सल्फेट के लिए, Al2SO4 होल थ्राइस के लिए। इसके लिए वांट ऑफ फैक्टर निकालना था, आई की वैल्यू निकालनी है। वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एल्युमिनियम सल्फेट 5। इसके वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 5। ये 5 पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकते हैं, 2 एल्युमिनियम के आयंस और 3 सल्फेट के आयंस। अब सल्फर और ऑक्सीजन को अलग अलग ना कर देना, कोवलेंट बॉन्ड देना, ब्रेक कर देना कहीं। जो आयॉन्स हैं बस वही आयॉन्स ही ब्रेक होंगे ना। ये पूरा का पूरा सल्फेट है, एक आयन होगा SO4 2 नेगेटिव, और 2 एल्युमिनियम होंगे, 3 सल्फेट होंगे। ये 5 पार्टिकल्स में ब्रेक होगा, ठीक है जी, क्लियर। और अगर कहीं पे ऐसा होगा, अगर 2 पार्टिकल्स एसोसिएट हो रहे हैं, तो वाटर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी? 2 पार्टिकल्स लेकिन एक्चुअल पार्टिकल 1 है, तो वाटर फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल वैल्यू 1 अपान लेके मान के कितना चल रहे थे 2, तो वाटर फैक्टर इज इक्वल टू 1/2। वाटर फैक्टर इज इक्वल टू 1/2। समझ आया ये डिसोसिएशन वगैरह वाली बात? और ये वाटर फैक्टर कैसे निकालना है? अगर आपको सल्यूट दे रखा है तो वाटर फैक्टर आपने खुद निकालना है। अगर आपको एक्चुअल वैल्यू, कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है तो फिर वाटर फैक्टर ऐसे निकालना है। अब ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा है, मतलब इसके लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है। तो एक और क्लास हम क्वेश्चन की रख लेंगे, लेकिन आज पहले ये चीज समझना जरूरी है, अच्छे से ध्यान से समझना इसको, ठीक है जी। इसके बाद एक फॉर्मूला और है वाटर फैक्टर का, वो देख लो एक बार, लिख भी लेना, नोट भी कर लेना। वाट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल मोलर मास ऑफ सल्यूट अपॉन कैलकुलेटेड मोलर मास ऑफ सल्यूट। ये देखिए जी, एक वाटर फैक्टर निकालने का और फॉर्मूला है। अब ये डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन में डाटा क्या है। पहले इस फॉर्मूले का मीनिंग समझ लीजिए बच्चों। आप कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, अगेन मुझे ये पसंद है, मैं इसकी बात करता हूं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, क्योंकि यहां से हम प्रेशर कुकर में खाना बनाना सीखते हैं, तो मुझे ये पसंद है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। बच्चों, हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक एडवांटेज है, एक इंपॉर्टेंस है। अगर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू पता है ना, तो आप सल्यूट का, अननोन सल्यूट का मोलर मास निकाल सकते हो। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। मोलैलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अगर आपको सल्यूट का मोलर मास नहीं पता, आप वो निकाल सकते हो। कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ले लो, ऑस्मोटिक प्रेशर ले लो, C इंटू R इंटू T। C is number of moles upon volume, number of moles equal to given mass upon molar mass। वो मोलर मास निकाल सकते हो अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर पता तो, ठीक है जी। हर एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक एडवांटेज है, आप वहां से मोलर मास ऑफ सल्यूट निकाल सकते हो। लेकिन सोचिए जरा, अगर आप कैलकुलेशन ही गलत कर रहे हो, अगर आपने वाटर फैक्टर लगाया ही नहीं है, अगर आपकी कैलकुलेशन ही गलत है, तो जो मोलर मास आपने निकाला है क्या वो सही होगा? वो गलत होगा, ठीक है। मान लो NaCl ही सल्यूट है और NaCl सल्यूट का आपने ध्यान ही नहीं दिया कि वो 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, इट मींस गलत कैलकुलेशन करोगे, तो गलत कैलकुलेशन से उसका गलत मोलर मास निकालोगे। और NaCl का मोलर मास तो आपको भी पता है, NaCl का मोलर मास आप खुद भी निकाल सकते हो एटॉमिक मासेस प्लस करके, लेकिन कैलकुलेशन से गलत आएगा और NaCl का जो सही मोलर मास है वो अलग आएगा, ठीक है। तो वाटर फैक्टर आप वहां से भी निकाल सकते हो। सही मोलर मास जो आपको पता है एटॉमिक मासेस प्लस करके, वो ऊपर लिखो, और गलत कैलकुलेशन से गलत निकाला हुआ मोलर मास वो नीचे लिखो। सब फॉर्मूले सेम ही है, सही वैल्यू ऊपर लिखनी है, गलत नीचे, सही वैल्यू ऊपर, गलत नीचे, सही वैल्यू ऊपर, गलत नीचे। गलत कैलकुलेशन से निकाला हुआ गलत मोलर मास, कैलकुलेटेड मोलर मास को हम कहते हैं एबनॉर्मल मोलर मास।
छोटा सा एक पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा होगा, ठीक है, पढ़ने से समझ कुछ नहीं आएगा वहां पे। आप टेक्स्ट बुक ओपन करके देख लेना, ये सारी चीजें कुछ भी नहीं ऐसी लिखी होंगी, ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स लाइंस लिखी होंगी, बस निपटा दिया होगा उसको। लेकिन वहां पे एक वर्ड जरूर आएगा, एबनॉर्मल मोलर मास, और ये डेफिनेशन भी आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल मोलर मास। तो आप बोलोगे गलत कैलकुलेशन से, जब आप कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्व कर रहे होते हो, गलत कैलकुलेशन से गलत निकाला हुआ मोलर मास ही एबनॉर्मल मोलर मास कहलाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और भी एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सल्यूट कौन सा दे रखा है। ठीक है, खुद ही ध्यान रखना है कि सल्यूट कहीं डिसोशिएट ना हो रहा हो। जैसे ये क्वेश्चन हो या NaCl सल्यूट हो, CaCl2 सल्यूट हो, तो आपको वाटर फैक्टर यूज करना ही है। उन्होंने नहीं भी बोला है तब भी यूज करना है। क्वेश्चंस वही होंगे, एलिवेशन, बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट। खुद ही ध्यान रखना है कि वाटर फैक्टर यूज करें या ना करें। ठीक है, यहां क्वेश्चन में जरूर कोई हिंट दे रखा होगा, अंडरगोज डिसोसिएशन, अंडरगोज एसोसिएशन, लेकिन हिंट नहीं भी दे रखा है तो सल्यूट का पहले से ही ध्यान रखिए। ठीक है जी, सल्यूट का पहले से ध्यान रखो। अब देखिए आगे एक दो एग्जांपल्स और मैं आपको बताता हूं, जिसमें कि मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट या एसोसिएट हो रहे होते हैं। ये देखिए, मैं एक क्वेश्चन यहां पे लिख रहा हूं, एक 0.1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन है और एक 0.1 मोलर NaCl का सॉल्यूशन। दोनों की मोलैरिटी सेम है, मतलब पर लीटर में दोनों के नंबर ऑफ मोल सेम है। यहां पे सल्यूट ग्लूकोज है, यहां पे सल्यूट NaCl है। बताओ किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा या सेम ही होगा एट सेम टेम्परेचर? बताओ किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? NaCl का। ठीक है, क्यों? हालांकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो है, बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट जो है, वो नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है। नंबर ऑफ सल्यूट तो सेम ही है, 0.1 मोल 0.1 मोल, लेकिन ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होता, NaCl डिसोशिएट हो जाता है 2 पार्टिकल्स में। यहां आपके नंबर ऑफ सल्यूट डबल हो गए हैं, यहां आपकी मोलैरिटी डबल हो गई है, 0.2 हो गई है। तो नंबर ऑफ सल्यूट बढ़ गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप उसका आंसर सोच के रखना और मुझे लास्ट में बताना या अभी बता देना। 1 मोलर ग्लूकोज, 0.5 मोलर NaCl एंड 0.25 मोलर AlCl3। 3 सॉल्यूशंस हैं। ऐसे ऐसे ऑप्शन बढ़ा रहे हैं, अल्टीमेटली 4 ऑप्शंस पे पहुंचना है, MCQ पे पहुंचना है। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई? बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई? 1 मोलर ग्लूकोज, 0.5 मोलर NaCl, ठीक है, NaCl डिसोसिएशन शो करता है, इतना हिंट दे देता हूं, और 0.25 मोलर AlCl3, ये भी डिसोसिएशन शो करता है। बताओ किसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई? या किसका बॉइलिंग पॉइंट हाई, या किसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई? एक चीज तो बोलो, कोई भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका आंसर है सबका फ्रीजिंग पॉइंट सेम, सबका बॉइलिंग पॉइंट सेम, सबका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम, क्योंकि सब में सल्यूट पार्टिकल सेम है। 1 मोलर ग्लूकोज मतलब 1 मोल ऑफ सल्यूट इन 1 लीटर सोल्यूशन। 0.5 मोलर NaCl ब्रेक होते हैं 2 में, तो 0.5 का डबल हो गया 1। AlCl3 ब्रेक होते हैं कितने पार्टिकल्स में? 4 पार्टिकल्स में। एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड है 4 में, तो 0.25 का 4 टाइम्स हो गया, आल्सो 1। तो इसमें भी 1 सल्यूट है, इसमें भी 1 मोल सल्यूट, इसमें भी 1 मोल सल्यूट। सब में सल्यूट का नंबर सेम है, सबकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है जी, सबकी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम।
तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लगा के या सिंपल सल्यूट को देख के ही आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम तो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है कि सल्यूट जो है वो कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है। ठीक है जी, अब देखिए एक और प्रॉब्लम। अब मैं एक और प्रॉब्लम आपके सामने डिस्कस करता हूं, उसको ध्यान से देखना। हाँ जी, देखिए तो एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूं। मान लो NaCl है, ब्रेक हो रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। हम सीधे सीधे वांट फैक्टर 2 ले रहे थे। हम कह रहे थे एक्चुअली ये 2 पार्टिकल्स में ब्रेक हो रहा है, मान के हम 1 चल रहे हैं, तो वांट फैक्टर इज एक्चुअल वैल्यू 2/1। लेकिन अब थोड़ा ट्विस्ट ला रहा हूं मैं यहां पे। ठीक है, मान लो ये इनिशियली ये पार्टिकल्स 100 थे, इनिशियली ये 0, ऐसे ही हम 11th क्लास के इक्विलिब्रियम में भी करते थे। ठीक है जी, आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 90% डिसोसिएशन, ये पार्टिकल्स सारे डिसोशिएट ही नहीं हुए, सिर्फ 90% डिसोशिएट हुए। 100 में से 90 डिसोशिएट हो गए। 100 में से अगर 90 डिसोशिएट हो गए तो बच्चों 90 बने ये, 90 बने ये। एक NaCl ब्रेक होके एक Na पॉजिटिव देता है, एक Cl नेगेटिव। तो 100 Na पॉजिटिव ब्रेक होके 100 NaCl ब्रेक होके 100 Na पॉजिटिव 100 Cl नेगेटिव। तो 90 अगर 90% डिसोसिएशन हुई, 90 NaCl ब्रेक हो गए तो 90 Na पॉजिटिव बनेंगे और 90 Cl नेगेटिव, और पीछे 10 बच जाएंगे। 10 तो अभी भी बचे। तो अब वांट फैक्टर क्या यूज करोगे? अब आप कितने पार्टिकल्स मान के चलोगे? अगर आपने 100 पार्टिकल्स मान के चला, गलत कैलकुलेशन होगी। अगर आप 100 भाई डबल हो गया, 200 मान के चले, गलत कैलकुलेशन होगी। अगर आप ये मान के चलो कि भाई 90 ये ब्रेक हो गए, 90 ये ब्रेक होके बन गए, तो टोटल पार्टिकल्स 180 हो गए, वो भी गलत कैलकुलेशन होगी। वो भी गलत कैलकुलेशन होगी। आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी 90 90, और ये जो पीछे 10 बचे हैं इनको भी लेना पड़ेगा। आपको कैलकुलेशन 190 के हिसाब से करनी पड़ेगी। लेकिन मान के आप 100 चल रहे थे तो वांट फैक्टर 1.9, वांट फैक्टर 2 लिखोगे वो भी गलत, वांट फैक्टर 1.8 लिखोगे वो भी गलत। मतलब अब आपको यह भी पता होना चाहिए कितने % डिसोसिएशन हो रही है और कितने पीछे बच गए, ये भी देखना है। कितने पीछे रह गए ये भी देखना है। एक तालाब में, एक पॉन्ड में 7 मछलियां हैं, 3 मर गई, 3 मर गई, पीछे कितनी बची? 7 मछलियां, 3 मर गई। पॉन्ड में पीछे कितनी मछली बची? आंसर इज 7। सातों की सातों वहीं पे हैं। वो 3 जो मरी हैं उनकी डेड बॉडी किसी ने निकाली नहीं है, वो भी अभी वहीं पे है। ऐसे ही यहां पे भी है। अगर ये डिसोसिएट हो गए तो जो पीछे बचे वो तो सोल्यूशन में ही है ना, उनको भी काउंट करना है। 90। हाँ जी, देखिए बच्चों, तो मैं अब आपको ये कह रहा था कि अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि NaCl या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोशिएट हो रहा है। 80%, 90%, 50%। अब ये भी पता होना चाहिए तो ही वांट फैक्टर की वैल्यू सही निकाल पाओगे। तो इसलिए देखिए मैंने आपके सामने क्या हेडिंग लिख ली, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। आयोटा तो आपको पता ही है, इट इज वांट ऑफ फैक्टर। लेकिन अल्फा क्या है, ये फिर से 11th क्लास आ गई। अल्फा है बच्चों डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ओब्लिक एसोसिएशन। अभी मैं टोटली ज्यादा फोकस डिसोसिएशन पे ही कर रहा हूं बच्चों। मैक्सिमम क्वेश्चंस भी डिसोसिएशन के आते हैं। डिसोसिएशन समझ आ गया तो एसोसिएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट। 11th क्लास में था इक्विलिब्रियम चैप्टर। अल्फा होता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट। इसका रिलेशन निकालने से पहले अल्फा वर्ड का मीनिंग तो समझ लो। अल्फा इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोशिएट ओब्लिक एसोसिएट। एक्चुअली अल्फा इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिसोशिएट ओब्लिक एसोसिएट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। मतलब टोटल में से कितने डिसोशिएट हुए, सिंपल। ठीक है, मैथमेटिकली अल्फा हम ऐसे निकालते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल अगर बोला गया है 90% डिसोसिएशन,
मान लो बोला गया है 90% डिसोसिएशन, तो बच्चों आपकी अल्फा की वैल्यू आएगी 90 मार्क्स आउट ऑफ 100। वही फ्रैक्शन जैसे आप निकालते थे, मोल फ्रैक्शन, अपने मार्क्स की फ्रैक्शन। इतने पार्टिकल्स डिसोशिएट हुए 100 में से, मतलब आपकी अल्फा की वैल्यू 0.9 आएगी। तो अब आपको अल्फा भी पता होना चाहिए अल्फा क्या है। तो पहले अल्फा वर्ड का मीनिंग समझिए, फिर अल्फा और आई का रिलेशन समझिए, ठीक है। और ये सब टॉपिक करने के बाद आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, एक लेक्चर मुझे क्वेश्चंस पे भी बनाना पड़ेगा, तो जाके बात जो है वो अच्छे से क्लियर होगी, ठीक है। पॉज कीजिए और ये सब लिखिए, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ, ठीक है जी। देखिए जब अब वापस हेडिंग पे आ जाते हैं, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड आई। मैं NaCl की ही एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए NaCl बना रहा है Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सेम वैसे ही जैसे हम 11th क्लास के इक्विलिब्रियम चैप्टर में करते थे, ठीक है। देखिए जी मैं बता रहा हूं NaCl की एग्जांपल से बता रहा हूं। NaCl गिव्स अस Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम 11th के इक्विलिब्रियम चैप्टर में करते थे। इनिशियली शुरू में मान लीजिए NaCl 1 मोल्स हैं। इनिशियली जब डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई है, मैं तब की बात कर रहा हूं, तब मान लीजिए NaCl की वैल्यू 1 है, NaCl का मोल्स 1 है, तो Na पॉजिटिव 0 होंगे, Cl नेगेटिव 0 होंगे, क्योंकि अभी डिसोसिएशन स्टार्ट ही नहीं हुई। आफ्टर सम टाइम जैसे डिसोसिएशन स्टार्ट होगी, आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम के बाद रिएक्टेंट्स डिक्रीज होते जाते हैं, प्रोडक्ट इंक्रीज होते जाते हैं। ये डिक्रीज होते जाएंगे क्योंकि ये डिसोशिएट हो रहे हैं। कितने डिक्रीज होंगे भाई? जितने डिसोशिएट होंगे। ऐसे करते थे हम 11th क्लास में भी, इक्विलिब्रियम चैप्टर में। जितने अल्फा डिसोशिएट होंगे, जितना ये डिक्रीज होगा उतना ही इंक्रीज होगा, उतना ही इंक्रीज। ये डिक्रीज है ना, माइनस साइन डिक्रीज। ये इतना ही इंक्रीज होगा, ये इतना ही इंक्रीज होगा। अगर कहीं 2 टाइम्स बन रहा होगा तो 2 अल्फा लेना है। तो अब पार्टिकल्स हैं, इसके पार्टिकल प्लस इसके पार्टिकल प्लस इसके पार्टिकल। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू इसके पार्टिकल प्लस इसके। NaCl के पार्टिकल्स अब हैं भाई 1 माइनस अल्फा। Na पॉजिटिव के पार्टिकल्स भाई अल्फा, Cl के पार्टिकल भाई अल्फा। अपान मान के चल रहे थे आप इसको 1, आप इसको मान के 1 चल रहे थे, तो ये लो जी अल्फा और आई का रिलेशन आ गया। माइनस अल्फा प्लस अल्फा कैंसल, 1 प्लस अल्फा। अल्फा इज इक्वल टू 1 उधर चला जाएगा, आई माइनस 1। अल्फा और आई का रिलेशन निकल गया। ठीक है, कहां यूज करना है? जहां क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछा होगा वहां पे यूज करना है। एक बार फिर से देख लेना बच्चों, एक बार फिर से देखो। मैं अब टोटली 11th की तरह बता रहा हूं, NaCl की एग्जांपल से बताता हूं। NaCl ब्रेक हो रहा है, वैसे NaCl 100% ब्रेक हो जाता है, ठीक है, लेकिन कुछ पार्टिकल्स में प्रॉब्लम है ना, कुछ 90% डिसोसिएशन, कुछ 80% वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं, उनकी प्रॉब्लम। लेकिन मैं ये सारी प्रॉब्लम्स NaCl की एग्जांपल से समझा रहा हूं, ठीक है। बाकी काम रहा क्वेश्चंस का। NaCl ब्रेक होंगे Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में। इनिशियली यही ले रहा हूं मैं, इनिशियली इसकी कंसंट्रेशन C, इसकी 0, इसकी 0। अब मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं, अब मैं टोटली 11th इक्विलिब्रियम चैप्टर के हिसाब से कर रहा हूं। इनिशियल कंसंट्रेशन C, यहां पे मोल्स 1 ले रहा था सिंपल वे से, अब मैं कंसंट्रेशन ले रहा हूं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है। मान लो C कंसंट्रेशन है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव की 0 0 ही होगी। कुछ टाइम के बाद, आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद इसमें से कुछ माइनस होगा बच्चों, कुछ डिक्रीज होगा। कितना डिक्रीज होगा? जितनी डिसोसिएशन होगी। C माइनस C अल्फा, इतना डिक्रीज होगा। C का ही अल्फा डिक्रीज होगा। हम 11th में भी ऐसे यूज करते थे। मैं एग्जांपल से समझाता हूं। वो एग्जांपल, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स थे, 100 मॉलिक्यूल्स थे, 90% डिसोसिएशन हो गई, 90 डिसोशिएट हो गए, पीछे कितने बचे? 100 मॉलिक्यूल से 90 डिसोशिएट हो गए, पीछे कितने बचे? 10, 10, ये करके 10 ही आंसर आता है, देख लो। 100 थे, C इज 100 माइनस C इज 100, ये देखो 100 माइनस 100, और अल्फा था 90% डिसोसिएशन, दैट इज 90 अपॉन 100। तो 100 कैंसिल, 100 माइनस 90 इज 10, आता है ना आंसर।
तो कैसे माइनस करते थे हम 11th क्लास में? सी में से क्या माइनस करना है? सी अल्फा, सी का ही अल्फा। ये जितना माइनस होना है ये उतना ही बनेगा, ये उतना ही बनेगा। अगर 2 टाइम्स होता तो 2 टाइम्स करते हैं। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू एक्चुअल पार्टिकल्स, इसके प्लस इसके प्लस इसके, सी माइनस सी अल्फा प्लस सी अल्फा प्लस सी अल्फा अपान मान के कितना चल रहे थे? सी। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू सी अल्फा कैंसिल, सी प्लस सी अल्फा अपान सी। वांट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू सी कॉमन निकाल लो, 1 प्लस अल्फा अपान सी, सी कैंसिल, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। वही आंसर वही आना है, 1 प्लस अल्फा। अब 1 के हिसाब से करो या इसके हिसाब से करो। ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आ रही है अल्फा और आई के रिलेशन की, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अगर आपने 11th इक्विलिब्रियम अच्छे से पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत भी अगर उसका याद है तो काम चल पड़ेगा, ये चीज आपको समझ आ जाएगी अच्छे से। ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ है तब भी जितना समझाने की कोशिश कर पा रहा हूं मैं उतनी कर रहा हूं, ठीक है, तो भी समझ आ जाएगा। ठीक है, और अगर आप 4-5 लाख रुपए खर्च करके और बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में जाके आप IITian बनने की कोशिश करते हो तो बच्चों वहां पे ये टॉपिक पता कैसे करवाया जाएगा? वहां पे आपको ये टॉपिक करवाया जाएगा अल्फा और आई का डायरेक्ट रिलेशन देके। इनका बच्चों जर्नल फॉर्मूला होता है, जर्नल फॉर्मूला होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1 डिसोसिएशन के लिए। बस ये बताया जाएगा और कुछ भी नहीं। अल्फा और आई का डायरेक्ट रिलेशन निकालो। अल्फा आपको पता है, आई आपको पता है, एन होता है ये कितने पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकता है? बताओ जी, NaCl कितने में ब्रेक हो सकता है? 2 में। तो इधर वैल्यू 2 भर लेना, 2 माइनस 1 1, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1। ये देखो, ये आ गया लॉन्ग कट, लॉन्ग कट, ये आ गया शॉर्ट कट। डायरेक्ट अगर फटाफट आंसर देना तो, अगर फटाफट आंसर देना तो ये सब लिखना। एक एग्जांपल और बताता हूं, एक एग्जांपल और बताता हूं, ये सब लिखना, फिर ये जनरल फॉर्मूला भी यहां पे लिखता हूं मैं। देखिए एक बार ध्यान से, मैं फिर से ये एग्जांपल जो है वो आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूं जिसमें ये 2 टाइम्स 3 टाइम्स बनते हैं। मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 किसमें ब्रेक होता है? Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव में, इसमें ब्रेक होता है। अगर आपने अल्फा और आई का रिलेशन डायरेक्ट निकालना है ना तो अल्फा इज इक्वल टू होता है आई माइनस 1 अपान एन माइनस 1 इज इक्वल टू होता है आई माइनस 1 अपान एन। कितने में ब्रेक हो सकता है? ये 3 पार्टिकल्स में ब्रेक हो सकता है, 3 माइनस 1। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान 2। अल्फा और आई का ये रिलेशन निकलने वाला है। अल्फा दे रखा है, आई निकालो, आई दे रखा है, अल्फा निकालो, आई या आयोटा जो भी बोलिए इसको। लेकिन अगर आपको मान लीजिए फॉर्मूला भूल गया, आप नहीं शॉर्टकट करना चाहते, आप पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो बच्चों CaCl2 gives us Ca2 positive plus 2 times Cl negative, इनिशियली 1 0 0, कुछ टाइम के बाद कुछ माइनस होगा, 1 माइनस अल्फा, ये अल्फा बनेगा, ये 2 अल्फा बनेगा। अब जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं, ये 2 टाइम्स बनेगा ना। वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू इसके पार्टिकल प्लस इसके पार्टिकल प्लस इसके पार्टिकल, 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपान मान के चल रहे थे 1, अल्फा अल्फा कैंसल, वांट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा, 2 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान 2, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान 2। ठीक है, CaCl2 की एग्जांपल से समझाता हूं। CaCl2 gives us Ca2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम्स Cl नेगेटिव, इनिशियली 1 0 0, 1 में से कुछ टाइम के बाद कुछ माइनस हुआ, 1 माइनस 1 अल्फा, ये अल्फा बना, ये इसका डबल बनेगा 2 अल्फा। ठीक है ना, ये डबल बनेगा। तो वांट ऑफ फैक्टर I इज इक्वल टू
वांट फैक्टर आई इज इक्वल टू इसके पार्टिकल प्लस इसके पार्टिकल प्लस इसके पार्टिकल्स 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपान मान के चल रहे थे 1 आई इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा 2 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 ये उधर चला जाएगा आई माइनस 1 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान 2 अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपान 2 डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए और अगर पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ करना चाहते हो एक्सप्लेनेशन के साथ चाहे ऐसे कर लो सी करके कर लो यही आंसर आने वाला है सी करके भी देख लीजिए आप कंसिडरेशन यूज करके भी देख लीजिए तो इस तरह से आप अल्फा और आई का रिलेशन निकाल सकते हो अल्फा और आई का रिलेशन ठीक है तो पहले आपको वांट पहले तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आनी चाहिए फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वांट ऑफ फैक्टर यूज करना आना चाहिए और कुछ जगह पे सब जगह ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कुछ जगह पे ये भी पूछा गया होगा कितनी डिसोसिएशन हो रही है कितनी एसोसिएशन हो रही है पहले फोकस कीजिए सिर्फ डिसोसिएशन पे ठीक है और एक और चीज इसमें ऐड कर दी जाती है बच्चों डिसोसिएशन कांस्टेंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब फिर से वही प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम आना चाहिए तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट समझ आएगा और जम्मू में तो बहुत सारे स्कूल्स में इक्विलिब्रियम चैप्टर ही नहीं करवाया था 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर किया ही नहीं हुआ है और वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या 11th में सब चीजें इंपॉर्टेंट तो फिलहाल अगर किसी क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है तो सिंपल मान लीजिए इसी क्वेश्चन में अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूज होता है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट फिलहाल मैं इतना ही बताता हूं बाकी क्वेश्चन में सॉल्व करके बताता हूं ठीक है जी और नेक्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है इक्विलिब्रियम चैप्टर 11th क्लास का 1 महीने का चैप्टर था तो वो 1 महीना कहां से लाए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर इसका निकालना है तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है फिलहाल यही ध्यान में रखिए तो कहीं कहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से निकालना अल्फा अल्फा से निकालना आई अल्फा से निकालना आई आयोटा और फिर उसको वैल्यूज में पुट करना ये सारी चीजें आप लिख लो अल्फा आई का रिलेशन वगैरह ये सब चीजें नोट कर लो अब हम क्वेश्चन हम डिसोसिएशन की भी करेंगे एसोसिएशन के भी करेंगे तो एक वीडियो लेक्चर बनाता हूं मैं आप सिर्फ ये वाला होमवर्क देखना आप क्वेश्चंस ट्राई नहीं करना अभी ठीक है हाँ कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस वो मैं मार्क करके दूंगा वो जरूर ट्राई करना ठीक है न्यूमेरिकल्स मैं खुद इसके सॉल्व करवाऊंगा ऐसे समझ नहीं आएगी तब तक ये सारी चीजें लिखना जरूर है ठीक है जी आज के लिए इतना ही जय हिंद जय भारत।